कहानी की शुरुआत में ये झींगे जब अपनी टेबल की तरफ देखता है तो वहां पर सिक्स क्रिस्टल साइन कर रहे होते हैं। जिन्हें देखकर वह अपने मन में सोचने लगता है, सच में यहाँ पर तो सिक्स क्रिस्टल साइन कर रहे हैं। और फिर वो गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, इस केस में मैं पक्का अब हेवनली स्टार एकेडमी में रहने के लिए काबिल हो जाऊंगा। और उसे मन ही मन काफी ज्यादा खुशी महसूस हो रही होती है। और उसे खुश देखकर पास में बैठा लिनहोन भी काफी ज्यादा खुश होता है। तभी वाइस प्रिंसिपल कहते, तो ठीक है, अब मैं बताना चाहूंगा कि टेस्ट पहले ही खत्म हो चुका है। अब तुम सब लोगों को अपनी अपनी सीटों पर लौट जाना चाहिए। और जैसा कि हमने टेस्ट के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, हमारे रूल के अकॉर्डिंग अब हर मास्टर अपने अपने लिए डिसाइपल को सिलेक्ट करेगा। और हमारे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं अपने लिए 3 डिसाइपल को चुनूंगा और मैं चूज करता हूँ। यह सुनते ही सारे डिसाइपल एक्साइटेड हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, प्लीज प्रिंसिपल हमें चुन लीजिए। लेकिन वाइस प्रिंसिपल सू कहते हैं, मैं लियांग यू, झू युन और ये झींगे को चुनता हूँ। और ये झींगे को भी वाइस प्रिंसिपल सू द्वारा चुना हुआ देखकर पास में बैठा लिन होन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और वो कहता है, ये झींगे, क्या तुमने सुना, वाइस प्रिंसिपल सू ने तुम्हें अपना डिसाइपल चुन लिया है। क्योंकि मैंने सुना था कि वाइस प्रिंसिपल सू इस हेवनली स्टार एकेडमी के उन कुछ लोगों के अंदर है जो कि अपने कल्टीवेशन में 7th लेयर हेवनली रियलम को छू चुके हैं। तुम्हारा फ्यूचर तो सच में काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि तुम प्रिंसिपल सू के डिसाइपल बन गए हो। बस तुम्हें अब एफर्ट लगाते जाना है और तुम काफ़ी ज़्यादा ग्रो करोगे। और लिंग होंग की बात सुनकर ये झींगे का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। और वो अपने मन में सोचने लगता है, क्या सच में मेरे अंदर जीनियस टैलेंट है? अगर ऐसा है तो पहले कोई भी क्रिस्टल ग्लो क्यों नहीं कर रहा था जब पहली बार मैंने इन्हें ग्लो करवाने की कोशिश की थी? क्या सच में हेवन मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है या फिर मजाक कर रहा है? लेकिन वैसे भी अब जब मैं वाइस प्रिंसिपल सू का डिसाइपल बन चुका हूँ तो कौन मेरी एजूर फेदर फैमिली को मिसट्रीट करने की हिम्मत कर सकता है? अब तो मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई कर पाऊँगा और कुछ कोई भी मुझे तंग नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ लियांग यू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है, वाइस प्रिंसिपल सू को इस कमीने को सिलेक्ट करने की क्या ज़रूरत थी? उसी वक्त पर झूयान सीधा ही ये झींगे के पास आ जाती हैं और उससे कहते, कॉन्ग्रेचुलेसन, आज से मैं भी तुम्हारे साथ ही पढ़ाई करूँगी, इसलिए वहाँ पर मेरा ध्यान रखना। ये सुनकर ये झींगे मोटी मोटी आंखों से जुयान को देखने लगता है। तब जुयान सामने से काफ़ी प्यारी सी स्माइल देती है और ये झींगे के तरफ अपने हाथ को बढ़ाती है। ये देखकर ये झींगे वहाँ पर ब्लश करने लगता है और जुयान को हेलो बोलते हुए उसके साथ हाथ मिलाता है और कहता है, तुम भी वहाँ पर मेरी केयर करना। दूसरी तरफ लियांग यू ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि इस जैसा कचरा कैसे 6 सोल क्रिस्टल को सेंस कर सकता है। लेकिन फ्यूचर में ये कोई भी मैटर नहीं करता, सब कुछ तुम्हारे कल्टीवेशन के ऊपर बेस होता है, क्योंकि स्टार मार्शल आर्टिस्ट कभी भी हाई कल्टीवेशन रियलम को अचीव बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर ये झींगे चौंक जाता है और लियांग यू की तरफ देखने लगता है। तब लियांग यू चिल्लाते हुए कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो जो तुमने 6 स्पिरिट क्रिस्टल को एक्टिवेट कर दिया था। लेकिन फ्यूचर के अंदर ही सारे सबसे ज़्यादा सच्चाई का पता चलेगा कि कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तभी हम देखेंगे उस टेस्ट के अंदर कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा बढ़िया है। ये सुनकर लियांग यू के जो चमचे होते हैं वो उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं और कहते, हाँ ये बात तो सेंस करती है। तभी वाइस प्रिंसिपल सु हंसते हुए कहते हैं कि रेड सोल क्रिस्टल को एक्टिवेट करना एक पर्सन की सोल स्ट्रेंथ को दिखाता है। और मैं बताऊं तो तुम्हें उसका जो फर्स्ट रिजल्ट होता है वही उस पर्सन का फाइनल रिजल्ट भी होता है। ज़्यादातर अगर किसी पर्सन की सोल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हाई होती है तो वो कल्टीवेशन में भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होता है
और काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लेकिन फिर भी ये कोई भी मैटर नहीं करता कि किसी पर्सन के अंदर कितना ज़्यादा हाई टैलेंट है। अगर वो अपने कल्टीवेशन के प्रति पूरी डेलिकेट तरीके से हार्ड वर्क नहीं करेगा तो उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी बढ़ेगी नहीं और वो कम टैलेंटेड पर्सन से भी पीछे रह जाएगा। जैसा कि तुम्हें पता है कि मार्शल आर्ट को 9 रियलम ऑफ कल्टीवेशन के अंदर बांटा गया है, जिनमें से हाईएस्ट कल्टीवेशन रियलम को 9th हेवनली लेयर रियलम बोला जाता है। इसके अंदर हर कोई इस रियलम तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज का सामना करता है और ये भी होता है कि हर लेयर के बाद आने वाली दूसरी लेयर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन ज़्यादातर नोबल फैमिली के जूनियर्स जो यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं वो पहले से ही फर्स्ट रियलम को अचीव कर चुके हैं और कुछ तो सेकंड रियलम को भी अचीव कर चुके हैं। लेकिन ज़्यादातर इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें अभी भी अपने कोर को स्टैब्लिश करना है और फर्स्ट रियलम के अंदर अपना कदम बढ़ाना है। इसलिए तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी तुम्हारा इंस्ट्रक्टिंग मास्टर या फिर टीचर होगा वो तुम्हारी सारी डिफ़िकल्टीज़ को दूर करेगा, तुम्हें अच्छे से पढ़ाएगा और तुम्हें ग्रो करने में मदद करेगा। इसलिए कल से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तुम लोगों को इसके ऊपर ज़्यादा परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए हम यहीं पर इसे एंड करते हैं। तो सबसे पहले वापस जाओ और रेस्ट करो। चूजियान, तुम इन सारे स्टूडेंट को वापस ले जाओ और इनके क्वार्टर में छोड़ दो। ये सुनते ही मास्टर चूजियान वाइस प्रिंसिपल सू को ग्रीट करते हुए कहते, जी वाइस प्रिंसिपल। और फिर वो जोर से सारे स्टूडेंट को बोलते हैं कि आज का एग्ज़ाम यहीं पर एंड होता है, प्रैक्टिस सेशन कल से स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हर कोई मेरे साथ चलो अपनी रैंक के तरीके से अरेंज होकर। ये सुनते ही वे सारे स्टूडेंट मास्टर के पीछे पीछे जाने लगते हैं और उन स्टूडेंट को वहाँ से जाता हुआ देखकर वाइस प्रिंसिपल सू के पास बैठा वो एल्डर कहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन वाइस प्रिंसिपल सू, आपने तो अब की बार आउटस्टैंडिंग डिसाइपल को रिक्रूट कर लिया है और इनमें से तो एक 6 सोल क्रिस्टल को सेंस करने वाला टैलेंट वाला भी है। इसके अंदर इस बार जब वो वॉर ऑफ टावर ऑफ गॉड की प्रैक्टिस होगी उसके अंदर सीरियसली वाइस प्रिंसिपल सू काफ़ी ज़्यादा हाई पोजीशन को हासिल करेंगे। इस पर वाइस प्रिंसिपल सू भी हंसते हुए कहते हैं, लेकिन फिलहाल उसने 6 सोल क्रिस्टल को तो सेंस कर लिया है, लेकिन उसका कल्टीवेशन टैलेंट का पता नहीं है कि वो कितना ज़्यादा है, क्योंकि अभी के लिए उसका कल्टीवेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा लो है। हम उसके बारे में अब कुछ भी नहीं बोल सकते। इस पर वो एल्डर हंसते हुए कहता है, लेकिन फिर भी इस प्रकार का टैलेंट वाइस प्रिंसिपल सू के हाथों में आया है तो उनके गाइडेंस में सच में ये काफ़ी ग्रेट अचीवमेंट को हासिल करेगा। इस पर पास में ही बैठा वो असेसन जैसा एल्डर भी कहता, हाँ ऐसा ही होगा। ये सुनकर वाइस प्रिंसिपल सू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ पर हंसने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो वो टकले मोंक जैसा एल्डर होता है उसने काफ़ी बुरा सा फेस बनाया होता है, जैसे कि वो इन सब से बिल्कुल भी खुश नहीं है और पता नहीं कि वो या तो ये झींगे को अपना स्टूडेंट बनाना चाहता था या फिर ये झींगे की इतनी ज़्यादा हाई पोटेंशियल को देखकर परेशान हो रहा होगा। और फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें ये झींगे और मास्टर को दिखाया जाता है जो कि क्वार्टर के पास पहुंच गए होते हैं। तभी ये झींगे मास्टर से कहता है, मास्टर क्या यही वो जगह है? इस पर मास्टर कहते, हाँ यही वो जगह है और आज से तुम इन्हीं क्वार्टर्स के अंदर रहने वाले हो। उन क्वार्टर को देखकर ये झींगे चौंकते हुए कहते, क्या इतना बड़ा कोर्टयार्ड, वो भी सिर्फ मेरे लिए? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। इस पर मास्टर कहते हैं, झुयान और लियांगयू तुम्हारे घर के अगल बगल में रहेंगे तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि तुम अपनी इस जगह को देखकर काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई होगे। अगर कुछ और नहीं है तो मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। और मास्टर वहाँ से मुड़कर जाने लगते हैं। उन्हें जाता हुआ देखकर ये झींगे कहता है, टीचर झूजियान प्लीज़ मेरी बात सुनिए। ये सुनते ही मास्टर पीछे की तरफ मुड़कर
ये झींगे से कहते हाँ बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो। इस पर ये झींगे अपने सर को खुजाते हुए कहता है कि टीचर चूजियान, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, आप मुझे दूसरे स्टूडेंट के साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नोबल स्टूडेंट रहते हैं जिन्होंने इस कोर्टयार्ड के पैसे दिए होंगे, क्योंकि उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा रिच है, जो उनके लिए हर महीने 100 ऑफ सिल्वर भेजते रहते हैं। लेकिन मेरी फैमिली ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। ये सुनकर मास्टर पहले तो ये झींगे को गौर से देखते हैं, फिर मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचने लगते हैं कि ये बच्चा भी ना, इसे कुछ नहीं पता है। और फिर वो ये झींगे से बताने लगते हैं कि ये झींगे, तुम यहाँ पर कंफर्टेबली रह सकते हो, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दरअसल ये सारे इंस्ट्रक्शन वाइस प्रिंसिपल सू ने ही दिए थे। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कोई कॉमन स्टूडेंट नहीं हो, बल्कि तुम वाइस प्रिंसिपल सू के डिसाइपल हो। इसलिए सिर्फ तुम हार्ड वर्क करो और अपने चेहरे को खोने मत देना। तुम्हें पता होना चाहिए कि वाइस प्रिंसिपल सू ने तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा विश्वास किया है, तो काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करो और वाइस प्रिंसिपल सू को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत कर देना। ये सुनते ही वहाँ पर ये झींगे काफ़ी ज़्यादा पंप हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है, जी मास्टर, मैं उन्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होने दूंगा। और फिर शाम का समय हो जाता है और ये झींगे पास में बनी एक लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। उस लाइब्रेरी को देखकर ये झींगे कहता है, वाओ, कोर्टयार्ड के अंदर तो एक प्राइवेट लाइब्रेरी भी है। और वहाँ की बुक्स को देखकर वो कहता है, यहाँ पर तो हर्ब, एस्ट्रोनॉमी, डिवाइनेशन और मिसलेनियस बुक हैं, इसके साथ साथ प्रैक्टिस बुक भी है। और वो उनमें से एक बुक को बाहर निकाल लेता है और उसके नाम को पढ़ते हुए कहता है कि ये तो हर्बल बुक है, मुझे इससे स्टार्ट करना चाहिए। और वो वहाँ पर लैंप को जलाकर उसके नीचे पढ़ना स्टार्ट कर देता है और फुल्ली तरीके से उसके अंदर कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो उसको पढ़ना ख़त्म कर देता है और फिर एक और बुक निकाल कर लाता है। वो पूरी तरीके से फोकस होकर उस बुक को भी पढ़ने लगता है। बाहर उल्लू के बोलने की आवाज़ आ रही होती है, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा गहरी हो गई होती है। लेकिन फिर भी इन सब से ये झींगे को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता और एंड में वो दोनों बुक को पढ़कर ख़त्म कर देता है और कहता है, मैंने इन दोनों बुक को पढ़ना ख़त्म कर दिया है। और उसकी आंखों में अभी भी नींद होती है और वो कहता है, ये लिबर हर्बल बुक आर्ट तो हीलिंग से रिलेटेड है। ये दोनों बुक काफ़ी ज़्यादा मोटी थी, फिर भी मैंने इन्हें काफ़ी जल्दी पढ़ पढ़ कर ख़त्म कर दिया है और मुझे सारे कंटेंट अभी भी याद है। मुझे लगता है मेरी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। और फिर जब वो बाहर देखता है तो उससे सामने सूरज दिखाई देता है, लेकिन वो सोच रहा होता है कि जल्दी सुबह हो जाएगी और मैंने तो पहले ही बुक को कंप्लीट कर लिया है पढ़ के, तो अब मेरे सोने का समय आ गया है, मुझे सोना चाहिए। क्योंकि लेकिन आज तो चांद कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है। फिर उसे कुछ होश आता है और वो कहते, नहीं, कुछ गलत है, ये तो मून नहीं है बल्कि ये तो सन है। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और घबराते हुए वहाँ से भागते हुए कहता है कि ऑलरेडी दिन निकल चुका है, मुझे लगता है मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हूँ, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और फिर हमें कोर्टयार्ड के बाहर प्रैक्टिस ग्राउंड को दिखाया जाता है, जहाँ पर वाइस प्रिंसिपल सू, लियांग यू और झूयान के साथ खड़े होते हैं और वहाँ पर ये झींगे के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन तभी लियांग यू अपने विलन वाला काम स्टार्ट कर देता है और वाइस प्रिंसिपल सू के कान भरने लगता है कि ये झींगे काफ़ी ज़्यादा रूड है, वो अभी आया भी नहीं, इतना ज़्यादा लेट कैसे हो गया है, क्योंकि आज का तो पहला ही दिन था इंस्ट्रक्शंस का, फिर भी वो इतने ज़्यादा लेट कैसे हो सकता है। हम दोनों तो उसका इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन मास्टर वो तो आपको भी इंतज़ार करवा रहा है। तभी मास्टर कहते हैं, वो अभी आता ही होगा। उसी वक्त पर ये झींगे भी पीछे से भागते हुए आते हुए कहता है, मैं आ गया हूँ, प्लीज़ मेरे लिए इंतज़ार कीजिए। ये सुनते ही मास्टर उसकी तरफ मुड़ जाते हैं और उससे कहते हैं, झूयान और लियांग काफ़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे मेरे साथ यहाँ पर। इस पर ये झींगे घबराते हुए और अपने सर को खुरचते हुए कहते हैं,
मुझे माफ़ कर देना वाइस प्रिंसिपल सू लेट होने के लिए। इस पर लियांग यू कहता है और झुयान कुछ भी बोलती नहीं है। फिर लियांग यू ये झींगे के ऊपर टोंट मारने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है कि तुम इंस्ट्रक्शन के पहले दिन ही इतने ज़्यादा लेट हो गए हो। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? ये सुनकर ये झींगे वहाँ पर उदास हो जाता है और कहने लगता है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं पहले दिन ही लेट हो जाऊँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये झींगे को उदास होता हुआ देखकर वाइस प्रिंसिपल सू कहते हैं ये झींगे। इस पर ये झींगे कहता है डिसाइपल यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लेने के लिए प्रेजेंट है। वाइस प्रिंसिपल सू आप मुझे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इस पर वाइस प्रिंसिपल सू बताने लगते हैं कि अगर तुम बिल्कुल भी हार्ड वर्क नहीं करते हो और अपने कल्टीवेशन को इग्नोर करते हो तो मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि झूयान और लियांग यू पहले से ही सेकंड लेयर ऑफ हेवनली रियलम में पहुंच चुके हैं, लेकिन तुमने तो अभी तक फर्स्ट हेवनली लेयर रियलम को भी टच नहीं किया है। तो तुम्हें इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि तुम इन्हें जल्द से जल्द कैच कर सको, वरना तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सुनकर वहाँ पर लियांग यू ये झींगे की तरफ एक मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसने लगता है। ये देखकर ये झींगे कहता है यस मास्टर, ये डिसाइपल समझ चुका है अपनी गलती को, ऐसी गलती फिर से कभी नहीं होगी। और ये सुनकर वाइस प्रिंसिपल सू कहते हैं कि ये फिर से कभी नहीं होना चाहिए। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं, अगर फिर से देरी हुई तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। ये सुनकर लियांग यू की वहाँ पर जल भून जाती है और वो अपने मन में सोचने लगता क्या बस इतना ही? मास्टर शू ने तो उसे अच्छी तरह से डांटा भी नहीं। उसी वक्त पर मास्टर शू ने बताने लगते हैं कि झू यून और लियांग यू पहले से ही सेकंड हेवनली लेयर रियलम में पहुंच चुके हैं। और रही बात तुम्हारी ये झींगे, तो तुम अभी तक फर्स्ट हेवनली रियलम में भी नहीं पहुंचे हो, इसलिए आज मैं तुम्हें टीच करूंगा कि कैसे तुम फर्स्ट टाइम अपने डेटियान के अंदर अपनी क्यूआई को सेंस कर सकते हो। तो जल्दी से नीचे फ्लोर के ऊपर बैठ जाओ और अपनी आंखों को क्लोज कर लो और अपने माइंड को क्लियर करके अपनी वेस्ट को पूरी तरीके से रिलैक्स कर दो। और वाइस प्रिंसिपल सू के इंस्ट्रक्शन के साथ साथ ये झींगे ये सब कुछ करता जा रहा होता है। तभी वाइस प्रिंसिपल सू फिर से कहते हैं कि तुम्हें अपने कॉन्सेंट्रेट करना होगा डेंटियान के ऊपर, जो बिल्कुल तुम्हारी नाभि के पास है। और जब तुम सक्सेसफुली वहाँ पर क्यूआई को सेंस कर लोगे तो तुम्हें अपने डेंटियान के अंदर एक प्रकार की हीट वेव का अनुभव होगा जो कि तुम्हें गर्माहट देगी। और जब तुम सक्सेसफुली इसको समझ जाओ तो तुम अपने ब्रेक थ्रू के एक कदम नज़दीक पहुंच जाओगे। ये सुनकर ये झींगे अपने मन में सोचते सोचते सब कुछ करता जा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मुझे अपने एब्डोमेन के सेंटर के अंदर अपने डेंटियान के क्यूआई को सेंस करना है। इसे सेंस करने के बाद मुझे एक हीट वेव महसूस होगी मेरे एब्डोमेन के अंदर, तो मुझे इस पर ध्यान लगाना होगा। तभी उससे ब्लू कलर की एक एनर्जी सेंस होती है, जिसे सेंस करते ही वो खुश हो जाता है और कहता है मैंने उसे खोज लिया। क्या यही ब्लू कलर की एनर्जी जो कि मुझे वार्म फील करवा रही है मेरी क्यूआई है? और वो झट से अपनी आंखों को खोल लेता है। उसे अपनी आंखों को खोलता हुआ देखकर वाइस प्रिंसिपल सू को वहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं तुमने इतनी जल्दी अपनी आंखें क्यों खोल ली? सच में तुम काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट बंदे हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे मास्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अब मैं तुम्हारे प्रति काफ़ी ज़्यादा हार्श होने वाला हूँ, इसलिए तुम मुझे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर पाओगे। ये सुनकर ये झींगे घबरा जाता है। तभी जब वो अपने मास्टर को देखता है तो उसके मास्टर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो रहे होते हैं। ये देखकर ये झींगे जल्दी से कहता है मास्टर 1 मिनट रुकिए। इस पर वाइस प्रिंसिपल सू कहते क्या हुआ, तुम क्या कहना चाहते हो अपने लिए? क्या तुमने ऑलरेडी उसे फील कर लिया है? इस पर ये झींगे कहते हैं हाँ मास्टर, जो आपने मुझे कल्टीवेशन मेथड बताया था उसकी मदद से मैंने अपने एब्डोमेन के अंदर आसानी से क्यूआई को महसूस कर लिया है। ये सुनकर
वाइस प्रिंसिपल सू खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जब तुमने अपने डेंटियान के अंदर कॉन्सेंट्रेट किया तो क्या तुमने वहाँ पर एक नीडल के साइज़ की हीट वेव को सेंस किया, मुझे बताओ। ये सुनकर ये झींगे चौंक जाता है और कहते क्या, एक नीडल के साइज़ का? लेकिन मैंने तो वहाँ पर अपने डेंटियान के अंदर एक थंब के साइज़ का हीट वेव सेंस किया था, न कि निडल के साइज़ का। मुझे तो और कुछ भी नहीं पता है। ये सुनकर वाइस प्रिंसिपल सू कहते हैं अच्छा तो ऐसा है, चलो छोड़ो। और फिर वो ये झींगे को बताने लगते हैं कि तुम्हें तुम्हारी लोअर बैक के लाइफ गेट के अंदर इस हीट वेव को ले जाना होगा और फिर अपनी स्पाइन के थ्रू अपने हेड के ऊपर जहाँ पर क्राउन रखा जाता है वहाँ पर मौजूद गोट गेट के अंदर से इसे बाहर निकालना होगा और फिर वापस से सामने की तरफ से नीचे अपने डेंटियान में ले जाना होगा और वहाँ ले जाकर अपनी क्यूआई को छोड़ देना है, जिसके कारण तुम्हारी क्यूआई और भी ज़्यादा स्ट्रोंगर होती जाएगी। और जब तुम ये सब कुछ 36 बार कर लोगे एक चौथाई घंटे में, तब तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। और उसके बाद मैं तुम्हें नेक्स्ट स्टेप सिखाऊंगा। और तुम्हें याद रखना चाहिए ये झींगे, तुम्हारे पास टैलेंट चाहे एक्सीलेंट हो फिर भी तुम्हें 10 दिनों के अंदर फर्स्ट हेवनली लेयर रियलम पे पहुंचना होगा। ये सुनकर ये झींगे कहता है जी मास्टर, मैं हार्ड वर्क करना जारी रखूंगा। और वो जल्दी से वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे कुछ भी करके अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी होगी, मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता। और तभी वाइस प्रिंसिपल जो वहाँ से जाने लगते हैं उसी वक्त पर उन्हें कुछ याद आता है और वो पीछे की तरफ मुड़कर अपनी स्लीव में से एक बुक को बाहर निकालते हैं और ये झींगे को देने लगते हैं। ये सुनकर ये झींगे अपनी आंखें खोलकर उस बुक को लेते हुए कहता है मास्टर ये क्या है? इस पर वाइस प्रिंसिपल सू कहते हैं ये स्टार मार्शल गोड टेक्निक है जो कि स्टार मार्शल ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये सुनकर ये झींगे चौंक जाता है। तब वाइस प्रिंसिपल सू उसे बताने लगते हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है, ये स्टार मार्शल गोड टेक्निक कल्टीवेशन के बेसिक के बारे में लिखाया गया है। इन सब कॉन्टेंट को तुम अगर स्टार मार्शल आर्टिस्ट की तरह यूज करते जाओगे तो तुम काफ़ी आसानी से ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। और जब तुम फर्स्ट हेवनली लेयर रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर लो उसके बाद ही तुम उस बुक के जो भी कल्टीवेशन मेथड है और जो भी इसके अंदर तुम्हें बताया गया है उसी के अनुसार तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी, जिसके बाद तुम स्टार से भी अपनी पावर को अपने डेंटियान में लेने में सक्सेसफुल होने लगोगे। और इससे रिलेटेड अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है तो तुम मेरे पास आकर मुझसे पूछ सकते हो। और दूसरी तरफ ये झींगे उस बुक को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहते क्या, स्टार मार्शल गोड टेक्निक, ये तो साउंड करने में भी काफ़ी ज़्यादा औसम लग रहा है। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। उसको इतना ज़्यादा खुश देखकर झूयान भी खुश हो जाती है, लेकिन लियांग यू की तो वहाँ पर जल भुन जाती है। और वो कहता है तुम विलेज के कचरे, तुम्हें ये जो कल्टीवेशन टेक्निक मिली है वो काफ़ी ज़्यादा लो लेवल की है, तो तुम इसे एक प्रीशियस ट्रेजर की तरह कैसे देख रहे हो? लेकिन ये झींगे उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखता है क्योंकि वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और फिर हमें कुछ घंटों के बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर ये झींगे अभी भी वहीं पर बैठा प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि मुझे लगातार प्रैक्टिस करते जाना है बिना किसी रेस्ट के। तभी वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल सू भी वापस आ जाते हैं जो ये झींगे को देखते हुए कहते हैं अच्छा लड़का है, कितना टाइम बीत गया लेकिन ये एक इंच भी नहीं हिला, इसकी विल पावर तो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लियांग यू और झूयान तो पहले से ही गिफ्टेड हैं, इसलिए उनकी एनर्जी से मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। इस ओल्ड मैन को सच में इस बार काफ़ी अच्छे डिसाइपल मिले हैं। उसी वक्त पर अपने मास्टर की आवाज़ सुनकर ये झींगे भी वहाँ पर आंखें खोल देता है। फिर अपनी बॉडी को देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे मेरी पूरी बॉडी चेंज हुई हुई लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे बॉडी के इंच इंच के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर की भरमार आ गई है। उसी वक्त पर वाइस प्रिंसिपल सू कहते हैं कि आज की प्रैक्टिस यहीं पर एंड हो गई है। ये सुनते ही वे तीनों
वाइस प्रिंसिपल सू के सामने खड़े हो जाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं, मास्टर हमारे लिए आगे क्या ऑर्डर है। तब वाइस प्रिंसिपल सू बताने लगते हैं कि जैसा कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मार्शल आर्ट से रिलेटेड कुछ शेयर करना चाहूँगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि एक हार्ड इंडोवर ही स्ट्रॉन्ग हार्ड टैलेंट को अचीव कर पाता है, और स्ट्रॉन्ग हार्ड टैलेंट के आने के बाद ही उसके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग विल टैलेंट आता है, जो कि तुम्हारी सारी डिफ़िकल्टीज़ को आसानी से हल कर देता है। लेकिन इसे हासिल करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। मैं तुमसे सिर्फ कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। तुम मुझे बताना कि तुम मार्शल आर्ट का यूज़ किस लिए कर रहे हो, और मार्शल आर्ट एक इंसान के लिए क्या मायने रखती है। तुम्हें बताओ, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है, जिसके लिए तुम इस मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो। ये सुनते ही वे तीनों वहाँ पर चौंक जाते हैं और कुछ देर मास्टर को देखते रहते हैं। तभी लियांग यू सबसे पहले आगे बढ़कर काफ़ी एक्साइटेड होते हुए कहता है कि मेरे कल्टीवेशन मार्शल आर्ट का यूज़ करने का कोई दूसरा रीज़न बिल्कुल भी नहीं है। मैं इन मार्शल आर्ट का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ, इनकी प्रैक्टिस इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फ्यूचर में चलकर एक प्राइम मिनिस्टर यानी कि ग्रेट झाओ एम्पायर का एक पिलर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर मास्टर कहते, ओह तो तुम आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो, तुम्हारा गोल तो सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा और अच्छा है। ये सुनकर लियांग यू वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वाइस प्रिंसिपल सू झूयान से कहते हैं, और झूयान तुम्हारे बारे में क्या, तुम प्रैक्टिस किस लिए कर रहे हो। ये सुनकर झूयान बताने लगती है, मैं ये सब कुछ फ्रीडम के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक आज़ाद पंछी की तरह रहना चाहती हूँ। ये सुनकर मास्टर कहते, क्या फ्रीडम। तब झूयान कहती, हाँ मास्टर, मैं इसीलिए ये प्रैक्टिस कर रही हूँ। और वो बताने लगती है कि मैं एक घर के अंदर बंद होकर नहीं रहना चाहती, और अपनी लाइफ को दूसरों को बिल्कुल भी सौंपना नहीं चाहती कि वो मुझे एक सेक्रीफाइस की तरह यूज़ करे और हमेशा दबा के रखे, और अपने फैमिली के फ़ायदे के लिए किसी और घर में ज़बरदस्ती शादी कर दे। मैं एक वाइफ बनकर ऐसे पूरी ज़िंदगी नहीं कटना चाहती, मैं फ्रीडम चाहती हूँ। ये सुनकर तो ये झींगे भी चौंक जाता है। तभी वाइस प्रिंसिपल सू कहते, ओह ऐसा है क्या, तुम उसी गोडेस तियानियन की तरह बनना चाहती हो, जिसके ऊपर कोई भी फाउंडेशन काम नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि सिक्स ग्रेट एम्पायर भी उसके लिए कोई भी रोक नहीं लगा पाए थे। उन्होंने अपनी सारी फाउंडेशन को तोड़ दिया और एक आज़ाद पंछी की तरह घूमती रही। सच में तुम्हारे पास तो काफ़ी अच्छे गोल हैं। ये सुनकर यूयान कहती, हाँ मास्टर यही बात है। उसी वक्त पर मास्टर ये झींगे से कहते हैं, ये झींगे तुम्हारे बारे में क्या, तुम मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो। और अचानक से अपना नाम सुनकर ये झींगे वहाँ पर घबरा जाता है और कहते, क्या मेरा गोल। तब मास्टर कहते हैं, हाँ तुम मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस क्यों करना चाहते हो, मुझे बताओ। इस पर ये झींगे थोड़ा उदास हो जाता है और वो कहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास कोई बड़ा गोल नहीं है मास्टर, मैं बस अपने क्लैन को एक बेटर लाइफ प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये झींगे एक काफ़ी गरीब फैमिली में जन्मा है, जो कि एक स्लेव फैमिली है, और हमें हर साल काफ़ी लार्ज अमाउंट में टैक्स पे करना पड़ता है। और अगर किसी साल वहाँ पर अकाल पड़ गया और बिल्कुल भी खेती नहीं हुई और ना ही हमारे पास टैक्सेस देने के लिए पैसे नहीं हुए, फिर भी हमें कुछ भी करके टैक्सेस चुकाने पड़ते हैं, जिसके बाद हमारे फूड स्टोरेज के अंदर बिल्कुल भी फूड नहीं बचता है, जिसके कारण वहाँ पर मौजूद ज़्यादातर ओल्ड मैन और बच्चे इससे सर्वाइव नहीं कर पाते और रिजल्ट के तौर पर एंड में उन्हें डेथ मिल जाती है। इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंगर होना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी ड्यूटीज़ को जो कि मेरे क्लान के प्रति हैं उन्हें फुलफ़िल कर पाऊँ अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ करके, और मैं उन्हें कंफर्टेबली लाइफ प्रोवाइड करवा पाऊँ और उन्हें कोई भी कष्ट ना हो। ये सुनकर वाइस प्रिंसिपल सू वहाँ पर स्टन होकर खड़े हो जाते हैं। तभी ये झींगे फिर से बोलने लगता है कि मैं जानता हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने पूरे दिल से इन मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि मेरे क्लैन को प्रोटेक्ट करना मेरी लाइफ टाइम ड्यूटी है। ये सुनकर लियांग यू जो कि पास में खड़ा होता है, ये झींगे के ऊपर टोंट मारते हुए कहता है
कि तुम जैसी गरीब फैमिली तो सिर्फ राइस के एक बोल में ही सेटिस्फाई हो जाती है। इतना छोटा सा गोल कि सिर्फ तुम अपने क्लेन वालों को बेटर लाइफ देना चाहते हो, ये तो कुछ भी नहीं है। उसी वक्त पर वाइस प्रिंसिपल सू भी अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस छोड़ते हैं, फिर मुड़कर जाते हुए कहते हैं कि अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, तुम लोगों को अपने घर पर लौट जाना चाहिए। और ये झींगे, क्या तुमने पक्का कंसीडर कर लिया है कि यही तुम्हारा गोल है? इस पर ये झींगे कहता, जी मास्टर, यही मेरा गोल है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? और फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये झींगे अपने कोर्टयार्ड में बैठा मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी वो अपनी आंखें खोल देता है और उसकी बॉडी के चारों तरफ उसकी क्यूआई एनर्जी फ्लोट हो रही होती है, और फिर वो उस पूरी क्यूआई एनर्जी को वापस से अपने शरीर के अंदर खींच लेता है। फिर गहरी सांस छोड़ते हुए वहाँ पर खड़ा हो जाता है और अपने आप को देखते हुए कहता है कि मैंने सक्सेसफुली स्टार डेंटियान को फ्यूजन स्टेट में पहुँच चुका हूँ। ये मेथड स्टार गोड टेक्निक मार्शल आर्ट बुक में लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं सेकंड हेवनली लेयर रियलम में पहुँच चुका हूँ। और फिर वो सोचने लगता है कि मास्टर ने तो मुझसे कहा था कि मुझे कम से कम इस लेवल में पहुंचने के लिए 2 से 3 मंथ लग जाएंगे, लेकिन मैं इतनी आसानी से सेकंड हेवनली लेयर रियलम में कैसे पहुंच गया? मेरे साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना? मुझे क्या करना चाहिए? और फिर वो उस क्यूआई एनर्जी को अपने हाथ के अंदर कॉन्सेंट्रेट करने लगता है और अपने पंच में इकट्ठा कर लेता है कि भूल जाओ, मुझे अभी इसको एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, बाकी सब बाद में देखेंगे। और फिर वो पूरी क्यूआई एनर्जी को अपने पंच में इकट्ठा करके सामने की दीवार पर एक जोरदार पंच मार देता है। और फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें उन तीनों को मार्शल आर्ट एरिना के अंदर वाइस प्रिंसिपल सू के सामने खड़ा दिखाया जाता है। और वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल सू उनसे कहते हैं कि पिछले 7 दिनों में मैंने तुम्हें अच्छे से इंस्ट्रक्ट किया है कि कैसे तुम अपनी क्यूआई एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर चैनल कर सकते हो। तो आज से मैं तुम्हें मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ, तो क्या तुम लोग तैयार हो? ये सुनते ही वे तीनों वहाँ पर बिल्कुल सावधान खड़े हो जाते हैं, जैसे कि वो जंग लड़ने के लिए तैयार हो। तभी वाइस प्रिंसिपल सू कहते हैं, झूयान, सबसे पहले तुम्हें आना चाहिए। ये सुनते ही झूयान सामने आ जाती है। तभी वाइस प्रिंसिपल सू कहते हैं, लियांग यू, तुम्हें भी यहाँ पर आना चाहिए और देखना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। और रही बात ये झींगे तुम्हारी, तो तुम अभी भी फर्स्ट हेवनली रियल में नहीं पहुँचे हो, तो तुम्हें अपने क्यूआई कल्टीवेशन को सबसे पहले प्रैक्टिस करना चाहिए, उसके बाद में ये सब कुछ सीखना। लेकिन तभी ये झींगे कहता है, लेकिन मास्टर मैं तो पहले से ही फर्स्ट हेवनली लेयर रियलम में पहुंच चुका हूँ। ये सुनकर मास्टर चौंकते हुए कहते, क्या तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी फास्ट कैसे हो सकती है? दूसरी तरफ ये सुनकर लियांग यू की तो वहाँ पर जल भून जाती है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये झींगे इतनी आसानी से फर्स्ट हेवनली लेयर रियलम में कैसे आ सकता है? वो पक्का झूठ बोल रहा होगा। तभी मास्टर कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं होना चाहिए। ये झींगे, क्या सच में तुम अपने फर्स्ट हेवनली लेयर रियलम में पहुंच चुके हो? तो फिर तुम यहाँ पर आकर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन मुझसे झूठ मत बोलना। इस पर ये झींगे कहता है, यस मास्टर, मैं पहले इसमें पहुंच चुका हूँ। ये सुनते ही लियांग यू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है, ये झींगे, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, एंड में देख लेना, मैं तुम्हें इसमें बर्बाद कर दूंगा और तुम्हें कुछ भी करने नहीं दूंगा। तभी ये झींगे भी आगे चलकर जूयान के पास आकर खड़ा हो जाता है। उसे अपने पास खड़ा देखकर जूयान उसे घूरने लगती है और अपने मन में सोचने लगती है, क्या सच में यह फर्स्ट लेयर में इतनी जल्दी पहुंच गया? ये इतनी तेजी से कल्टीवेट कैसे कर सकता है? और दूसरी तरफ जूयान को अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर ये झींगे भी उसकी तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है जो तुम मुझे इस प्रकार से देख रही हो? ये सुनते ही जूयान वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एम्बेरेस हो जाती है और कहती, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। लेकिन तभी
वाइस प्रिंसिपल सू वहाँ पर खड़ासते हुए कहते सब लोग मेरी तरफ ध्यान दो, अब हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि तुम्हें दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर कुछ वुडन पोल रखे हुए हैं। तुम्हें प्रत्येक को एक एक के सामने जाकर खड़े हो जाना है। ये सुनते ही वे तीनों जाकर एक एक पोल के सामने खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल सू कहते हैं कि नेक्स्ट तुम लोग वही करना जो तुमसे मास्टर कहने वाले हैं। सबसे पहले अपने क्यूआई को अपने डेंटियान के अंदर गैदर करो। ये सुनते हुए मिलकर अपनी क्यूआई को अपने अपने डेंटियान के अंदर गैदर करने लगते हैं। फिर वाइस प्रिंसिपल सू कहते हैं कि अब सेकंड उस क्यूआई एनर्जी को अपने हाथ के ऊपर लेके आओ। ये सुनते ही फिर से वो उस क्यूआई एनर्जी को अपने हाथ के ऊपर ले आते हैं, जिसे देखकर वाइस प्रिंसिपल सू कहते हैं कि अब जब तुम्हारी क्यूआई अपनी पीक पर पहुंच जाए तो तुम एक स्ट्रोंगेस्ट पंच को उस पोल के ऊपर दे मारना अपनी पूरी ताकत लगाकर। यह सुनते ही झू यान और लियांग यू दोनों ही उस पोल के ऊपर पंच दे मारते हैं, जिसके कारण वहां पर चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है और वो पंच मारकर तेजी से पीछे हट जाते हैं। और जैसे ही वहां से वो धूल हटती है तो हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों ने जिन जिन लकड़ी के पोल के ऊपर अटैक किया होता है उनके अंदर होल हो गया होता है। ये देखकर वाइस प्रिंसिपल सू कहते हैं कि तुम दोनों ने अपने अपने वुडन पोल्स को अच्छे से डैमेज कर दिया है। सच में मुझे तो काफ़ी ज़्यादा रेयर डिसाइपल मिले हैं जिनके अंदर फ्लेम मार्शल आर्ट के कुछ गुण भी दिखाई दे रहे हैं। तो चलो अब मुझे ये झींगे का देखना चाहिए कि उसने उस पोल को कितने ज़्यादा डैमेज दिया है, क्योंकि वो तो स्टार मार्शल आर्ट का यूज़ करता है। लेकिन तभी वाइस प्रिंसिपल सू काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई देता है कि ये झींगे के पोल के ऊपर बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता। ये देखकर वो कहते क्या कोई भी डैमेज नहीं है इस पर? ये झींगे कुछ भी बोल नहीं पाता है। और दूसरी तरफ वाइस प्रिंसिपल सू अपने मन में सोचने लगता है कि उसने मुझसे कहा कि वो पहले ही फर्स्ट हेवनली लेयर रियलम में पहुंच चुका है, तो फिर वो उस वुडन पोल के ऊपर कोई भी डैमेज क्यों नहीं दे पाया? इस बच्चे के साथ क्या गलत है? लेकिन दूसरी तरफ ये देखकर लियांग यू तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो ये झींगे को धमकाते और उसको झड़कते हुए कहता है, ये झींगे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई झूठ बोलने की? तुमने कहा था कि तुम कल्टीवेट करके फर्स्ट लेयर के ऊपर पहुंच चुके हो और यहाँ पर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए आ गए हो। तुम तो पक्का मूर्ख हो जो तुम्हें ढंग से झूठ भी नहीं बोलना आता। तभी वाइस प्रिंसिपल सू भी ये झींगे के पास जाकर कहते हैं, ये झींगे ईमानदारी से बताओ क्या सच में तुम फर्स्ट लेयर के कल्टीवेटर बन चुके हो? लेकिन पीछे से लियांग यू कहता है, ये सिर्फ झूठ बोल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी तरफ अपने मास्टर को ऐसे शक की नज़रों से अपने आप को देखता हुआ देखकर ये झींगे घबराते हुए कहता है, मास्टर सू ऐसा कुछ भी नहीं है जो लियांग यू कह रहा है, वो बस ऐसी ही बकवास कर रहा है। तब लियांग यू गुस्से से कहता है कि अब तुम्हें एडमिट कर लेना चाहिए कि तुमने मास्टर सू को झूठ बोला है। लेकिन उसी वक्त पर वाइस प्रिंसिपल सू लियांग यू को डांट देते हैं कि लियांग यू अपना मुंह बंद रखो। ये सुनते ही लियांग यू वहाँ पर चुप हो जाता है। तभी मास्टर सू फिर से ये झींगे से कहता है, ये झींगे मुझे बताओ ये सब कुछ क्या चल रहा है? तब ये झींगे अपने सर को खुजाते हुए कहता है, मास्टर सू मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या मैं वो पूछ सकता हूँ? मुझे ये बताइए कि अगर मैंने इस एक्सपेंसिव वुडन पोल को ब्रेक कर दिया तो क्या मुझे इसके लिए पे करना पड़ेगा? यह सुनकर वाइस प्रिंसिपल सू चौंक जाते और कहते क्या पे? तब ये झींगे घबराते हुए कहते हैं, जैसे कि आपको पता होगा मेरी एज्यूर फेदर फैमिली काफ़ी ज़्यादा गरीब है और वो इसके बारे में पे करने को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं इसे तोड़ना नहीं चाहता था। और वो अजीब तरीके से हंसने लगता है। ये देखकर वाइस प्रिंसिपल सू का तो वहाँ पर दिमाग खराब हो जाता है और फिर वो कहते हैं, नहीं नहीं तुम्हें पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही तो ये झींगे एक्साइटेड हो जाता है और फिर कहते हैं, ओके देन ऐसा है तो मैं इसे ब्रेक कर दूंगा क्योंकि मुझे इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर तो वाइस प्रिंसिपल सू का दिमाग और भी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो ये झींगे से कहते, मैंने कहा ना तुम्हें तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस अपना बेस्ट करो। लेकिन दूसरी तरफ ये झींगे की ऐसी मूर्खों वाली बातें सुनकर झूयान वहाँ पर हंसने लगते हैं
और अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर ये झींगे उसकी तरफ देखने लगता है और ये झींगे को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर जुयान वहां पर एम्बेरेस हो जाती है। लेकिन तभी ये झींगे वाइस प्रिंसिपल सू की तरफ मुड़ते हुए कहता है, ठीक है, जैसा कि मास्टर की कमांड है। इस पर वाइस प्रिंसिपल सू कहते हैं, ये झींगे, तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस वो करो जो तुम करना चाहते हो। ये सुनते ही ये झींगे वहां पर गहरी सांस को अपने अंदर खींचता है और जैसा जैसा वाइस प्रिंसिपल सू ने बताया था अपनी क्यूआई को अपने डेंटियन में गैदर करना और फिर पंच में इकट्ठा करना, वो ये सब कुछ करके जोर से चिल्लाते हुए सामने की तरफ पंच कर देता है। उसका पंच प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उस वुडन पोल को तोड़ते हुए वो सीधे ही लियांग यू के पास से गुजर जाता है। ये देखकर लियांग यू वहां पर घबरा जाता है और वो पंच प्रेशर लियांग यू के पास से गुजर कर पीछे वाली दीवार के अंदर एक बड़ा होल कर देता है। ये देखकर लियांग यू घबराते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि मैं तो ऑलमोस्ट उससे हिट हो ही गया था, ये तो काफी ज्यादा करीब था। और फिर वो ये झींगे के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, ये झींगे, तुम कमीने, क्या सच में तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन ये झींगे तो उसके पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और दीवार में होल देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, सॉरी सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा पावर का यूज कर दिया, ये तो टूट चुकी है, मैंने दीवार को तोड़ दिया। और वो घबराहट के मारे वहां पर पता नहीं कुछ भी करने लगता है और चिल्लाने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ से लियांग यू ये झींगे के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो ये झींगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सब कुछ। लेकिन ये झींगे तो उसका ध्यान ही नहीं दे रहा होता और कहता है, सिट सिट, मैं अब इसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मेरी फैमिली भी इसे फिक्स नहीं कर पाएगी, अब मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन तभी वाइस प्रिंसिपल सू उस लकड़ी के पोल को देखते हैं जो कि बीच में से टूट गया होता है। उसे देखते हुए वो कहते हैं कि इसने वुडन पोल को बीच में से आधा तोड़ दिया है और इसने दीवार के अंदर भी एक बड़ा होल कर दिया है, ये ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन दूसरी तरफ ये झींगे तो वहां पर खड़ा खड़ा रोने लगता है और सोचने लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मेरी फैमिली इसका हर्जाना बिल्कुल भी नहीं दे पाएगी। तभी मास्टर सोच रहे होते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ प्रोबेबली पहले ही सेकंड हेवनली लेयर रियलम में पहुंच चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ ये झींगे उस होल को देखते हुए कहता है कि मैं तो सिर्फ शो ऑफ करना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि मैं इस प्रकार का मैस क्रिएट कर दूंगा। तभी पीछे से वाइस प्रिंसिपल सू कहते ये झींगे और वाइस प्रिंसिपल की तेज आवाज सुनकर ये झींगे घबरा जाता है और उनकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, टीचर, मास्टर, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। इस पर वाइस प्रिंसिपल सू कहते हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मास्टर तुम्हारे लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ये सुनते ही ये झींगे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है, क्या सच में? थैंक यू मास्टर, आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसकी ऐसी हरकतें देखकर झुयान कहती, ये तो सच में एक इडियट है। लेकिन यहाँ पर लियांग यू को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी लियांग यू के पास झुयान आते हुए कहती, लियांग यू, जैसा कि तुम देख सकते हो ये झींगे हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इस पर लियांग यू कहता है, ये तुम क्या बकवास की बात कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब झुयान कहती है, क्या सच में तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? उस डैमेज को ध्यान से देखो, उस वुडन पोल को उसने बीच में से तोड़ दिया है और सामने से उस दीवार के अंदर भी एक बड़ा होल कर दिया है। उसकी कल्टीवेशन स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है और काफ़ी फास्टर तरीके से वो ग्रो भी करता जा रहा है, हमसे तो काफ़ी तेज़ी से। अगर मैं क्लियरली बताऊं तो उसका टैलेंट सच में एक जीनियस के बराबर है, क्योंकि उसने 6 सोल क्रिस्टल को सेंस किया था। यह सुनकर लियांग यू कुछ भी बोल नहीं पाता, लेकिन फिर वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, बकवास की बातें करना बंद करो, वो सिर्फ एक स्लेव है, उसे हमारे साथ कंपेयर कैसे किया जा सकता है? वो वुडन पोल पहले से ही डैमेज होगा, इसीलिए उसने इतनी आसानी से इसे तोड़ दिया। मैं पक्का कहता हूँ, अदरवाइज उसके पास इतना करने की तो हिम्मत ही नहीं है, उसके अंदर ऐसी पावर ही नहीं है। यह सुनकर झुयान कुछ भी बोल नहीं पाती। तभी लियांग यू फिर से अपने आप को सांत्वना देने वाले तरीके से बोल रहा होता है कि एक स्टार मार्शल आर्टिस्ट
बिल्कुल कचरा होता है। कोई मैटर नहीं करता कि उनके पास कितना हाई टैलेंट हो, वो सिर्फ यूजलेस ही होते हैं। लेकिन उसको अपने में ही बड़बड़ाता हुआ देखकर जुयान वहां से मुड़ जाती है और जाते हुए कहती है, तुम अपने आप को ही मूर्ख बना सकते हो और किसी को नहीं, तो ऐसे ही बड़बड़ाते रहो। और पीछे लियांग तो अभी भी कह रहा होता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सच में वो पोल ही पहले से डैमेज होगा और तो कोई रास्ता ही नहीं है। उसी वक्त पर वाइस प्रिंसिपल सू भी ये झींगे के पास आकर कहते हैं, ये झींगे मुझे सच्चाई बताओ, तुम्हारा मास्टर तुमसे पूछना चाहता है ये सब कुछ क्या हुआ है, तुमने वुडन पोल को इस प्रकार से हिट कैसे कर दिया। अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। ये सुनकर ये झींगे अपने सर को खुजाने लगता है और बताने लगता है, कुछ दिनों पहले जब मैं अपनी क्यूआई को अच्छे से इकट्ठा करना सीख गया था, तब मैंने अपने क्वार्टर के अंदर भी एक बड़ा सा होल कर दिया था और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मैंने किया है। तभी आप भी वहां पर आए थे और आपने मुझसे पूछा था कि ये सब कुछ क्या है। उस वक्त पर मैंने आपसे झूठ बोल दिया था कि डिसाइपल को बिल्कुल भी नहीं पता है कि ये सब कुछ क्या हो गया है मास्टर, और मैं तो ये करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। शायद दूसरे डिसाइपल के फाइट करने के कारण ये हो चुका है, इस डिस्ट्रक्शन का कारण मैं नहीं हूँ, इसलिए मैंने उस वक्त आपसे झूठ बोला था, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन तभी वाइस प्रिंसिपल सू जुयान और लियांग यू से कहते हैं कि ये झींगे की पावर काफ़ी ज़्यादा जल्दी और काफ़ी भारी मात्रा में ग्रो कर रही है, जिसके कारण वो इसे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अगर मैंने उसे अकेले इसकी प्रैक्टिस करने दी तो वो प्रोबेबली चारों तरफ मैस फैलाता रहेगा, इसलिए मुझे उसे पर्सनली गाइड करने की ज़रूरत है उसके कल्टीवेशन में। और तुम दोनों अपने आप में प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि इस मास्टर ने पहले ही तुम्हें सब कुछ पढ़ा दिया है। यह सुनते ही जुयान तो कहती, ठीक है मास्टर मैं समझ गई। लेकिन यांग यू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये झींगे इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और फिर मास्टर ये झींगे को लेकर अकेले में उसे गाइडेंस देने के लिए आ जाते हैं और उसे बिठाकर बताने लगते हैं कि अपनी ब्रेथ को होल्ड करो और क्यूआई को केयरफुली गैदर करो अपने डेंटियान के अंदर। ये सुनकर ये झींगे भी साथ में बोलते बोलते सारे काम कर रहा होता है कि मैंने केयरफुली अपनी क्यूआई को गैदर कर लिया है और अब मैं अपनी क्यूआई को अपनी पूरी बॉडी के अंदर हर जगह पर फैला रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से उसे ऑब्जर्व कर सकूँ। और थोड़ी देर बाद ही वो पूरी क्यूआई ये झींगे की पूरी तरीके से बॉडी में फैल जाती है। ये देखकर मास्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहते, अच्छा काफ़ी अच्छा डिसाइपल है, सच में ही तुमने वो कर दिखाया जो तुम कह रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ ये झींगे तो कहता है कि मैं अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंज फील कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है मैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुका हूँ। वो एक ही सेकंड में मास्टर से 15 से 16 मीटर दूर चला जाता है और कहता है, मैंने तो अपनी रिएक्शन स्पीड को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है मास्टर, क्या आपने देखा मैं सक्सेस हो चुका हूँ। यह सुनकर मास्टर चौंकते हुए कहते, क्या सिर्फ एक ही घंटे में। और फिर वो ये झींगे को काफ़ी ज़्यादा खुश देखकर सोचने लगते हैं, सच में इस ओल्ड मैन को तो इस बार काफ़ी अमेजिंग डिसाइपल मिले हैं। और फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें उन्हीं क्वार्टर वाली जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर ये झींगे अभी भी बैठा मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी उसे फील होता है जैसे उसके चारों तरफ अंधेरा है और उसके सामने एक बैरियर है जो उसे कल्टीवेशन में आगे बढ़ने नहीं दे रहा। और धीरे धीरे उस बैरियर के अंदर क्रैक पड़ने लगते हैं और एंड में वो बैरियर वहाँ पर टूट जाता है, जिसके कारण उसके चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फैलने लगती है। ये देखकर ये झींगे अपनी आंखें खोल देता है और उसे फील होता है कि उसके डेंटियान में 2 स्टार आ गए हैं, जिन्हें देखकर वो कहता है, ये तो ट्विन स्टार फ्यूजन है, मैं ये करने में सक्सेसफुल रहा। अगर मैं स्टार मार्शल गोड टेक्निक के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये चीज़ तब होती है जब मैं थर्ड रियलम में पहुंचने के लिए अग्रसर हो जाता हूं। लेकिन मास्टर ने तो मुझसे कहा था कि इसको हासिल करने के लिए मुझे कम से कम 1 से 2 साल लग जाएंगे, तो क्या मैं पक्का श्योर हूँ कि मैं उसमें पहुँचने वाला हूँ। मुझे लगता है ये सब कुछ उस समय से शुरू हुआ है जब मैं उस अलग डायमेंशन में उस फायरबॉल से हिट होने वाला था जो कि उस सी के अंदर से निकला था और अपनी कॉन्शियसनेस को भूल गया था। और उसी के अंदर से एक एंशियंट स्टोन टेबलेट बाहर निकली थी जो कि
उस फायर बॉल के अंदर रखी हुई थी और हमें उस एंशियंट टेबलेट को दिखाया जाता है। उसके ऊपर कुछ टेक्सचर लिखे होते हैं जो कि शायद कल्टीवेशन से ही रिलेटेड होते हैं। वो याद करके ये झिंगे अपने मन में सोचने लगता है कि वो एंशियंट स्टोन टेबलेट मुझे लगता है मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर हार्मफुल भी हो सकती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। और वो बैठा वहीं पर सोच रहा होता है कि तभी बाहर एक लड़की आती है जो आकर ये झींगे के डोर को खटखटाने लगती है। ये देखकर ये झींगे कहता है, क्या कोई दरवाजे को खटखटा रहा है, कौन है? और वो कहता है, थोड़ी देर के लिए इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। और जैसे ही जाकर वो दरवाजे को ओपन करता है तो उसे सामने जू यान दिखाई देती है, जिसे देखकर वो कहता है, ओह ये तो मिस एन है। ये सुनकर जू यान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मुंह फुलाते हुए कहती है कि तुम मुझे मैडम क्यों बुला रही हो? तुम्हें पता होना चाहिए मैं सिर्फ तुम्हारी सीनियर हूँ, क्या तुम्हें समझ आया? इस पर ये झिंगे कहता है, ओह तो ठीक है, तो बिग सिस एन आप प्लीज अंदर आइए मेरे कोर्टयार्ड के अंदर। और वो जैसे ही जुयान को अंदर जाते हुए देखता है, पीछे से ये झिंगे काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। और अंदर जाने के बाद वो जुयान से कहता है कि मुझे बताइए मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ, ये मेरे लिए काफी ज्यादा खुशनसीबी होगी। और ये झिंगे की इस प्रकार की बातें सुनकर जुयान का वहाँ पर दिमाग खराब होने लगता है और वो ये झींगे को घूरने लगती है। और ये झींगे अपने आप को घूरता हुआ देखकर कहता है, क्या मैटर है, तू मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? लेकिन तभी जुयान अपनी किक से ये झींगे के ऊपर अटैक करने लगती है। ये देखकर ये झींगे भी चौंक जाता है और वो उसकी किक से बचने के लिए तेजी से उसे डोज कर देता है। और उसे इतनी जल्दी डोज करता हुआ देखकर ये झींगे कहता है, वो तो काफी ज्यादा क्लोज थी। और दूसरी तरफ जू यून भी सोच रही होती है, उसके रिफ्लेक्सेस तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। उसी पर ये झींगे कहता है, तुम्हारे साथ क्या गलत है बिग सिस एन? तुम ये क्या करना चाहती हो? तुम्हें पता होना चाहिए ये काफी ज्यादा खतरनाक था, तुमने अचानक से मेरे ऊपर अटैक क्यों कर दिया? इस पर जुयान कहती है, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ ब्लॉक को ट्रेड करने के लिए आई हूँ, मार्शल आर्ट सीखने के लिए, इसलिए तुम मेरे साथ फाइट करो। ये सुनकर ये झिंगे चौंकते हुए कहते, क्या मार्शल आर्ट सीखने के लिए? क्या बिग सिस मुझसे ज़्यादा प्रैक्टिस करती हैं? तो फिर यहाँ पर फाइट करने के लिए किस लिए आई हैं? मैं तो इतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं हूँ। इस पर जोयान कहती है, बकवास बंद करो और जल्दी करो, मेरे साथ फाइट करो। और वो फिर से अटैक करने के लिए ये झिंगे की तरफ बढ़ जाती है। ये झिंगे उससे कह रहा होता है, प्लीज़ बिग सिस एन रुकिए, लेकिन झूयान वहाँ पर रुकती नहीं है और वो ये झींगे के ऊपर अपनी किक को मारती है। लेकिन ये झींगे अपने हाथ से उसकी किक को ब्लॉक कर लेता है और अपनी किक को ब्लॉक होता हुआ देखकर झूयान तेजी से ब्लैक फ्लिक मारकर पीछे की तरफ हट जाती है और थोड़ा पीछे हटकर ये झींगे को घूरने लगती है। दूसरी तरफ से ये झींगे भी झूयान को घूरने लगता है। तभी झूयान कहती है, क्या तुम्हें सच में पूरा विश्वास है कि तुम मेरे साथ ऐसे फेस ऑफ कर सकते हो बिना अटैक किए और सिर्फ डिफेंस करते करते? इस पर ये झिंगे कहता है, बिग सिस एंस की इंस्टिंक्ट्स काफ़ी ज़्यादा तेज हैं और मुझे अटैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। और वो अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे लगता है मैं और ज़्यादा देर अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर पाऊंगा। और फिर वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो इस केस में मैं बिग सिस एन की रिक्वेस्ट और गाइडेंस को अपनाऊंगा। तो चलिए आप अपनी मुंह दिखाइए और मैं आपको अपनी मुंह दिखाऊंगा। ये सुनते ही जुयान खुश हो जाती है और कहती है, फिर तो बढ़िया है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये सुनते ही ये झिंगे कहता है, इस केस में आ जाओ। तभी जुयान ऊपर हवा में जंप लगाकर ये झिंगे की तरफ अटैक करने के लिए आते हुए कहती है, चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये झिंगे फिर से उसकी किक को डॉज कर लेता है और तभी वो अपने दूसरे हाथ से पंच बनाकर झूयान के ऊपर अटैक करता है। लेकिन झूयान भी अपने दूसरे हाथ से उसके हाथ को ब्लॉक करके अपने दूसरे हाथ से उसके हाथ को पकड़ लेती है और फिर तेजी से घूमकर उसे शोल्डर थ्रो का यूज करके नीचे पटकने की कोशिश करने लगती है। और अपने आप को बचाने के लिए ये झिंगे जल्दी से झूयान के शोल्डर को पकड़ लेता है
और जिसके कारण वो गिरता नहीं है और अपने आप को स्टेबल कर लेता है। और कहता है मैं तो काफ़ी ज़्यादा लकी था, जो मेरे रिफ्लेक्सेस इतने ज़्यादा तेज थे, मैं बच गया। लेकिन तभी वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है, क्योंकि सामने जब वो जुयान की तरफ देखता है तो उसके शोल्डर पर से कपड़ा फट चुका होता है, जो कि ये झींगे के ही हाथों में होता है। ये देखकर ये झींगे घबरा जाता है और वो कहते हैं नहीं नहीं, ये बस एक मिस्टेक थी, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, बिग सिस प्लीज मान जाओ। लेकिन ये देखकर जुयान तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, बिल्कुल एक एंग्री बर्ड की तरह। और वो कहती है गुस्से में, ये झींगे मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो तेजी से ये झींगे के पास जाकर उसके ऊपर अपनी किक से अटैक करती हैं। लेकिन ये झींगे जल्दी से पीछे की तरफ झुककर उसकी किक को डोज करने लगता है। तब जुयान कहती है तुम कमीने, तुम्हें इसके लिए अपनी लाइफ से पे करना पड़ेगा। लेकिन तभी ये झींगे जैसे ही पीछे की तरफ हट जाता है और खड़ा होने की कोशिश करता है, उसी वक्त पर जुयान ऊपर हवा में चली जाती हैं और यह झींगे को नीचे दिखाई नहीं देती। और नीचे दिखाई ना देने के कारण वो सोचने लगता है कि बिग सिस कहाँ पर चली गई, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही। फिर तभी उसे सेंस होता है कि जुयान तो ऊपर हवा में है। ये देखकर वो घबरा जाता है। उसी वक्त पर जुयान ऊपर से उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन ये झींगे फिर से तेजी से अपने रिफ्लेक्सेस के कारण बच जाता है और कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा लकी था जो मैंने डोज कर लिया, अगर मैं उससे हिट हो जाता तो मुझे काफ़ी हार्ड इंजरी हो जाती, ये कोई मजाक नहीं था। अगर मैं इस तरीके को देखूं तो मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना मैं इंजर्ड हो जाऊंगा। उसी वक्त पर जुयान फिर से अटैक करने के लिए ये झींगे की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर ये झींगे गुस्से में कहता है क्या फिर से वही मुंह, तुम्हें क्या लगता है क्या इस बार तुम बच पाओगी। और जैसे ही जुयान ये झींगे के करीब आकर उसे किक मारने वाली होती है, तब ये झींगे जल्दी से जुयान के पैर को पकड़ लेता है। ये देखकर जुयान चौंक जाती है और कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी ये झींगे कहता है कि इस टाइम मैंने तुम्हें पकड़ लिया है बिग सिस एन, अब अटैक करने की मेरी बारी है। लेकिन जुयान कहती है मुझे छोड़ दो ये झींगे, लेकिन ये झींगे छोड़ता नहीं है और कहता है नहीं अब मेरी बारी है, मैं अटैक करूंगा। लेकिन तभी उन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और ये झींगे जुयान के ऊपर गिर जाता है। और फिर ये झींगे जुयान के ऊपर पड़ा पड़ा ही कहता है सिस्टर एन, इस मूव के बारे में क्या बताओ, क्या अब तुम खुश हो मुझसे हार कर। लेकिन जुयान तो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है ये झींगे को अपने ऊपर देखकर। लेकिन ये झींगे अभी भी हटता नहीं है और कहता है सिस्टर एन, मुझे लगता है अब हमें फाइट यहीं पर रोक देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम आगे भी ऐसे फाइट करते रहे तो हमें अननेसेसरी डैमेज हो जाएगी, जो कि हमारे रिलेशनशिप को भी चोट पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसे खड़ा ना होता हुआ देखकर जुयान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर ये झींगे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो कांपने लगता है। तभी जुयान उसे धक्का देकर नीचे गिरा लेती है और उसकी गर्दन के ऊपर बैठ जाती है और उसकी गर्दन को दबाने लगती है। ये देखकर ये झींगे वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है सिस्टर एन प्लीज़ रुक जाइए, मेरी गर्दन टूट जाएगी, सिस्टर एन प्लीज़ अपनी ग्रिप को थोड़ा लूज कीजिए वरना मैं मर जाऊंगा, रुक जाओ रुक जाओ। तभी जुयान भी जोर से चिल्लाकर कहती है इडियट, मैंने कहा हिलना बंद करो और यहीं पर बैठे रहो। थोड़ी देर बाद वो उसे छोड़ देती हैं, लेकिन तब तक ये झींगे की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो गई होती है और वो कहता है मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था। और फिर वो गुस्से में जुयान पर चिल्लाते हुए कहता है सिस्टर एन, ये तुम क्या कर रही थी, क्या तुम मुझे मारने वाली थी, तुम तो काफ़ी ज़्यादा हार्श हो गई थी। लेकिन तभी वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ पर बैठी जुयान काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। ये देखकर ये झींगे के तो मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो सोचने लगता है कहीं हैं। और फिर वो जुयान से कहता है अरे अरे सिस्टर एन, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था, आप प्लीज़ गुस्सा मत होइए। लेकिन जुयान सामने से कुछ भी बोलती नहीं है और उसे कुछ भी बोलता ना हुआ देखकर ये झींगे घबराने लगता है और कहता है सिस्टर एन प्लीज़ कहीं पागल मत हो जाना, आपकी ये चुप्पी काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग लग रही है। लेकिन तभी जुयान
ये झींगे के ऊपर चिल्लाने लगती है कि बकवास बंद करो। ये सुनकर ये झींगे पहले तो घबरा जाता है और फिर राहत की सांस लेते हुए कहता है कि सिस्टर एन तुम तो ठीक हो, मैं ऐसे ही घबरा रहा था। तब जुयान गुस्से में कहती है, ये झींगे मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है कि आज की ये बात किसी को भी बताने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और आज से न केवल तुम मुझे सिस्टर बुलाओगे, बल्कि हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, और मुझे भूल जाओ। और वो वहाँ पर ब्लश करने लगती है, फिर उठ के वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी वो वहाँ पर गिर जाती है, क्योंकि उसके पैर में इंजरी हो गई होती है, जिसे देखते हुए वो कहती है ये तो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। और उसे वहीं पर गिरता हुआ देखकर ये झींगे उसकी तरफ भाग कर आता है और कहता है, सिस्टर एन क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हो गया। और जैसे ही वो वहाँ पर लगी हुई चोट को देखता है तो वो कहता है, ये इंजरी ये तो वही है जहाँ पर मैंने आपको हिट किया था, मुझे माफ़ कर दीजिए सिस्टर, मुझे नहीं पता था, मैं आपके प्रति इतना ज़्यादा हार्श हो गया था। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आए हो तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के व्यू धीरे धीरे घट रहे हैं, इसलिए मैंने 1 आवर की वीडियो लाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर कीजिएगा। बाय बाय।